हमने पीछे की वीडियो में क्या पढ़ा था? अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। हमारा टॉपिक क्या है? उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ये क्या है? किसी गोले कटा हुआ भाग है, तो इसको इस प्रकार से हम अपने बढ़ाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। एक नोट इंपॉर्टेंट बात है कि इसका वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण के पीछे होता है, और हम हमेशा ही बिंब को कहां रखते हैं? दर्पण के सामने रखते हैं। ठीक है। तो यहां क्या होगा इसका? ये मान लो इसका ध्रुव P है, और इस प्रकार से इसके ध्रुव P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाएगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रतिबिंब निर्माण कि जो उत्तल दर्पण है ये किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो मान लो एक वस्तु है जो कि इसके सामने अनंत पर स्थित है। ये एक बिंब है AB जो कहां स्थित है? इस उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित है। अब इस बिंब से क्या होगा? प्रकाश की समांतर किरणें चलेंगी इस प्रकार से, जो कि यहाँ पर टकराएगी, और बाद में क्या होगा? क्योंकि थोड़ा सा किनारों से अंदर की ओर झुका हुआ है, इसलिए ये प्रकाश की किरणें बाहर की ओर इस प्रकार से फैल जाएगी। ठीक है। और इसी प्रकार से यहां से प्रकाश की किरणें चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर, और ये बाद में क्या हो जाएगी? इस प्रकार से लंबवत क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। अब क्या हुआ? हमारे को ऐसे लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें यहां से नहीं आ रही, बल्कि कहां से आ रही है? बल्कि यहां से आ रही है। हम क्या करते हैं? इसके एक बिंदु को क्या करते हैं? इस प्रकार से मिलाते हैं। जिस बिंदु से आ रही है उस बिंदु को हम बढ़ा देते हैं। तो ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों? क्या प्रकाश की किरणें वास्तव में यहां से आ रही है? नहीं, वास्तव में तो कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, लेकिन आती हुई प्रतीत कहां से हो रही है? यहां से प्रतीत हो रही है। आभास हो रहा है हमारे को। क्या हो रहा है? आभास। इसीलिए ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो एक बात ध्यान रखने की हमेशा ही, वो कैसे होते हैं? वो हमेशा ही कैसे होते हैं बच्चों? सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे। तो उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और क्या होते हैं? सीधे होते हैं, आभासी होते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वो वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। पार्श्व दर्पण का मतलब जो साइड में, वाहनों में जो साइड में मतलब दर्पण लगा होता है पीछे अन्य वाहनों को देखने के लिए, वो दर्पण कैसा होता है? पार्श्व दर्पण वो कैसा होता है? उत्तल प्रकार का होता है हमेशा ही, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब जो है वो आभासी, सीधे और छोटे बनते हैं। सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, इसीलिए इसका यूज कहां करते हैं दोस्तों? पार्श्व दृश्य के रूप में वाहनों में किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम, उसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। इसकी चर्चा करते हैं। देखो होता क्या है? मुख्यतः मेन 4 नियम है जो दोनों में कॉमन है, 2 नियम। ठीक है। सबसे पहला नियम यह है, अभी पढ़ा हमने, कि प्रकाश की किरण यदि दर्पण पर, प्रकाश की किरण यदि दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, क्या होता है? लंबवत आपतित होती है,
तो वह समांतर क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। समांतर क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाती है। क्या होता है, समांतर परावर्तित हो जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वो क्या होता है, समांतर हो जाती है। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका विपरीत भी हो सकता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर आपतित होती है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वो लंबवत परावर्तित हो जाएगी। जैसे हम एक डायग्राम पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, इस प्रकार से अवतल दर्पण है। अब मान लो यहां पर इसके सामने कोई बिंब स्थित है, ठीक है, इस प्रकार से कोई बिंब है और ये बिंब को नाम क्या दे दिया हमने, ए बी। यहां से प्रकाश की समांतर किरण जो चलेगी, यहां पर समांतर आपतित हुई, बाद में क्या होगा, ये लंबवत हो जाएगी। बाद में क्या हो जाएगा, ये लंबवत हो जाएगी। अगर ये लंबवत आपतित होगी तो टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगी। टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम उत्तर में पढ़ लेते हैं। उत्तर में अगर इस प्रकार से, अगर मान लो इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण है और यहां कोई बिंब स्थित है ए बी, इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण समांतर आपतित होती है तो बाद में क्या हो जाएगी, वो लंबवत हो जाएगी। पहले क्या थी, समांतर थी, टकराने के बाद क्या हो गई, लंबवत हो गई। अगर समांतर आपतित होती है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, लंबवत। समांतर आपतित होती है तो बाद में क्या हो जाएगी, लंबवत। अगर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण पर टकराने के बाद क्या हो जाएगी, समांतर। बिल्कुल कॉमन नियम है बच्चों, सिंपल नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वक्रता केंद्र C के सापेक्ष आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो वह पुनः, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, उसी पथ पर लौट जाती है। पुनः उसी पथ पर क्या होता है, लौट जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C के सापेक्ष आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो वह उसी पथ पर क्या हो जाता है, वापिस लौट जाती है। यानी उसी पथ पर क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है। ये दो मुख्य नियम। ठीक है, इसका हम डायग्राम पढ़ते हैं। अभी इसको डायग्राम से अपने समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो, मान लो इस प्रकार से ये अवतल दर्पण है एक, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड पे क्या होता है, अपने जल्दी बनाते हैं तो इसलिए थोड़ा रफली बनता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार से ये मान लो इसका ध्रुव है, यहां मान लो इसका वक्रता केंद्र C है, ठीक है। अब मान लो कि कोई बिंब है जो इस प्रकार से C पर स्थित है, ठीक है। अगर C के सापेक्ष इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण यूं से टकराएगी समांतर, तो बाद में क्या हो जाएगी, वो लंबवत हो जाएगी। ये तो हमने पहले नियम में पढ़ा था। ये नियम क्या है कि C के सापेक्ष अगर आपतित होती है तो क्या होता है, पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। यानी मान लो ये यहां से इस प्रकार से लंबवत आपतित हुई, अब लंबवत आपतित हुई तो इसे बाद में क्या होना था, समांतर होना था, लेकिन ये समांतर नहीं होती। ये क्या होता है, अगर C के सापेक्ष जाती है तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। इसको थोड़ा सा एक अन्य उदाहरण समझ सकते हैं अपने। जैसे मान लो इस प्रकार से ये दर्पण है और
ये दर्पण का ध्रुव P है, ये यहां वक्रता केंद्र C है। यहां मान लो इस प्रकार से वस्तु स्थित है, कहां पर, अनंत और ध्रुव के बीच में। यहां कोई बिंब पड़ा है, इस प्रकार से कोई समांतर किरण गई, वो पुनः लौट गई, ठीक है। अगर वो इस प्रकार से यहां से सेंटर से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, सेंटर से गुजरेगी, तो वो इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। सेंटर से गुजरेगी तो इसी पथ पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगी। चित्र हम आगे प्रतिबिंब निर्माण के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारे को ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रकाश की किरण C के सापेक्ष आपतित होती है या आपतित होती प्रतीत होती है तो उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि अवतल दर्पण द्वारा, अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, वो सभी हम क्या पढ़ेंगे, स्थितियां पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो सबसे पहले देखो जो प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां हैं, प्रतिबिंब निर्माण की जो स्थितियां हैं, इसके लिए ट्रिक भी है, वो भी हम यूज करेंगे। सबसे पहले देखो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब निर्माण है वो केवल इसमें 6 स्थितियों पर संभव है। कितनी स्थिति पर संभव है, 6 स्थितियों पर। और उत्तल दर्पण में कितने पर संभव है, तो उत्तल दर्पण में 2 स्थितियों पर संभव है। यानी हमारे को टोटल परावर्तन के अंदर, दर्पण के अंदर 8 स्थितियां याद करनी है। कितनी स्थितियां ध्यान में रखनी है, 8 स्थितियां ध्यान में रखनी है, जिसको हम एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक हम पढ़ेंगे अभी, उस ट्रिक के माध्यम से क्या है, हम इसको याद रख सकते हैं। देखो सबसे पहले देखो दोस्तों, ये है इस प्रकार से एक अवतल दर्पण, और हमारे को पता है कि इस अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो कहां बनेगा, आगे बनेगा, यहां। और हमने ये भी पढ़ लिया कि अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टे। और यहां ये इसका ध्रुव होगा P, इसको मिलाने वाली कार्बन क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा अनंत। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियों की बात कर रहे हैं। तो अगर हम स्थितियों की बात करें, यहां क्या हो जाएगा, इसका आधा फोकस हो जाएगा। अगर हम स्थितियों की बात करें तो क्या होगा, इसी प्रकार से देखो यहां उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि इस उत्तल दर्पण में जो केंद्र है, यानी इसमें गोला क्या बन रहा है, पीछे की ओर बन रहा है, तो इसका केंद्र क्या होगा, पीछे की ओर होगा। ये क्या है, इसका ध्रुव P, और यहां क्या है, मान लो अनंत है, जहां ये मुख्य अक्ष क्या होती है, खत्म होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई वस्तु या जो बिंब है उसको अवतल दर्पण के सामने कहां कहां पर रखा जा सकता है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि हम अगर बिंब को कहां रखें, अनंत पर रखें। कहां रखें बिंब को, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखें। दूसरी कंडीशन हम कहां रख सकते हैं बिंब को, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रख सकते हैं। कहां रख सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। तीसरी कंडीशन हम कहां रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। फोर्थ कंडीशन जो है उसमें कहां रख सकते हैं हम, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, फोकस के बीच में रख सकते हैं। जो पांचवी कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन है, उसमें हम वस्तु कहां रख सकते हैं, मुख्य फोकस पर रख सकते हैं। छठी कंडीशन है उसको हम कहां रख सकते हैं, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव P के बीच में, इससे आगे नहीं संभव है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अवतल दर्पण में टोटल 6 स्थितियां संभव है। ये बात ध्यान देने वाली। अवतल दर्पण में टोटल कितनी स्थिति संभव है, 6 स्थितियां संभव है। अब इनका प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा वो भी हम थोड़ा सा पहले ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, हमारे को एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम अवतल दर्पण के पास जाएंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर बनता जाएगा और बड़ा बनता जाएगा, दूर बनता जाएगा और बड़ा बनता जाएगा। इसको प्रैक्टिकली भी हम दर्पण पर लगा सकते हैं, जो हम डेली दर्पण में यूज करते हैं रूटीन में, वहां पर भी हम इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जैसे जैसे हम इस बिंब को पास में ले जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। पहली कंडीशन देखो, बिंब कहां है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो बिंब यानी बिंब का प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा। दूसरी कंडीशन हम थोड़ा सा आगे ले गए तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, यानी दूसरी कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और
वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा थोड़ा सा, मतलब हालांकि बनेगा तो छोटा ही, लेकिन पहले से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तीसरी कंडीशन में वस्तु कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब भी कहां बन जाएगा? वक्रता केंद्र पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है। इस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? समान साइज का बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और समान साइज। अब प्रतिबिंब क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। फोर्थ कंडीशन में वस्तु कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस के मध्य रखेंगे। तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में बन जाएगा। लास्ट पांचवी कंडीशन में वस्तु कहां रखेंगे? हम मुख्य फोकस पर रखेंगे। तो प्रतिबिंब फुल दूरी पर बन जाएगा, अनंत दूरी पर बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। ये 5 कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, एक बार रिपीट करने से आपको याद आ जाएगी। छठी कंडीशन में हमने बिंब कहां रख दिया? फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया। तो इस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो अपवाद स्वरूप कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, या बनता हुआ प्रतीत होगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। और जो पीछे बनेगा वो कैसा होगा? हमेशा ही आभासी और सीधा। कैसा होगा? आभासी और सीधा। यानी अवतल दर्पण जो है वो एक कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? आभासी और सीधा बनाता है। बाकी सभी स्थितियों में यह वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार फिर रिपीट करते हैं हम। वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब फोकस पर। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, प्रतिबिंब थोड़ा सा दूर, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी कंडीशन, वस्तु वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वस्तु फोकस पर है, प्रतिबिंब अनंत पर। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अपवाद स्वरूप आभासी और सीधा बनेगा। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो हमने ध्यान रखा कि उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 स्थितियां संभव है। क्यों संभव है 2 स्थितियां? इसकी ज्यादा स्थितियां संभव क्यों नहीं है? इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये उत्तल दर्पण है, इसका ये ध्रुव है, इसका वक्रता केंद्र कहां बन रहा है? पीछे की ओर। और इसका फोकस बिंदु क्या होगा? वो इसका आधा होगा, जिसको हम पहले बना लेते हैं। और यहां मान लो इसका अनंत पॉइंट है। अब पहली कंडीशन तो हम वस्तु कहां रख सकते हैं? अनंत पर। दूसरी कंडीशन हम वस्तु कहां रख सकते हैं? अनंत और ध्रुव P के बीच में, यानी यहां रख सकते हैं। इसमें 2 स्थितियां संभव है। पहली कंडीशन अनंत पर रखो तो सेम आएगा, प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? फोकस पर बन जाएगा। दूसरी कंडीशन आप कहां रखोगे? दूसरी कंडीशन में आप वस्तु को अनंत और ध्रुव P जो पोल है उसके बीच में कहीं पर भी रख दो, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ही कहां बनेगा? पोल और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। वस्तु आगे है, प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, इसका मतलब इसके द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? आभासी और सीधे होते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? आभासी और सीधे होते हैं। इसीलिए इसका उपयोग कहां किया जाता है? वाहनों में। कहां, किसके रूप में किया जाता है? पार्श्व दृश्य के रूप में किया जाता है। पार्श्व दृश्य देखने के लिए जो पीछे की वस्तुएं हैं उसका दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके द्वारा 2 स्थिति संभव है। पहली, वस्तु अनंत पर हो तो मुख्य फोकस से बनेगा प्रतिबिंब, छोटा और आभासी सीधा बनेगा। दूसरी कंडीशन अनंत और ध्रुव P के बीच में हो तो कैसा बनेगा? तो ये थोड़ा सा छोटा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पहले हमारे को ये ट्रिक याद होना चाहिए। इस ट्रिक के माध्यम से हम 8 की 8 स्थितियां याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको डिटेल से एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ये बहुत इजी समझ आएगा अगर ट्रिक समझ में आ गया भाई को। पहली कंडीशन कहां है? पहले हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल में हम क्या करेंगे? पहले कहां रखेंगे? वस्तु को अनंत पर। यानी फर्स्ट कंडीशन है जब बिंब कहां स्थित हो? अनंत। जब बिंब अनंत पर स्थित हो, कहां स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। अनंत का मतलब जो अधिकतम दूरी है वहां पर स्थित हो। तो ये है अवतल दर्पण, और इसके सामने ये इसका द्वारक है Mn, और ये इसका ध्रुव P है। तो इसका वक्रता केंद्र आगे की तरफ बन जाएगा लगभग यहाँ C। आप बच्चे लोग अगर कॉपी पर बना रहे हो चित्र को तो बहुत ध्यान से बनाना, नाप के बनाना। ठीक है, बोर्ड पर इसको नापा नहीं सकता, इसलिए मैं सीधे बना रहा हूँ। कोई मतलब बात को समझ में आना चाहिए हमारी।
अब हम बात करते हैं इस वक्रता केंद्र सी और इस ध्रुव P को मिलाएंगे या मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। हमने मुख्य अक्ष बना दिया। हमने वस्तु को, बिंब को कहां रखना है, अनंत पर रखना है। हमने बिंब को कहां रखना है, अनंत पर रखना है। तो दोस्तों ये मान लो वक्रता केंद्र है, तो इसका आधा फोकस हो जाएगा। हम बिंब को कहां रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। ये मान लो बिंब है ए और बी, जो कहां स्थित है, जो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित है। कहां स्थित है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित है। तो ये बिंब है ए बी, जो कि अवतल दर्पण के सामने कहां स्थित है, अनंत पर स्थित है। अब इस बिंब से प्रकाश की किरणें चलेगी परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग। तो ये मान लो प्रकाश की पहली किरण चलेगी, जो कि इस मुख्य अक्ष के क्या चलेगी, समांतर चलेगी। तो ये समांतर है, बाद में क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। अंदर की ओर क्यों होगी, क्योंकि इसका नाम क्या है, इस दर्पण का नाम है अभिसारी दर्पण। कैसा दर्पण है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, अभिसरित करने वाला दर्पण। कौन सा दर्पण, अभिसरित करने वाला दर्पण, फोकसित करने वाला दर्पण। अब ये क्या करेगा, इस प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर क्या कर देगा, फोकसित करके फोकसित परावर्तित कर दिया अंदर की ओर। यानी ये बिंदु क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। क्या हो गया दोस्तों, मुख्य फोकस हो गया F। अब यहां से भी क्या होगा, प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये जो प्रकाश की किरण है, ये इस दर्पण पर क्या हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है। तो चूंकि ये किनारों से इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, तो ये अंदर की ओर क्या कर देगा, इसको फोकसित कर देगा, यानी अभिसरित कर देगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अभिसारी दर्पण नाम पड़ गया। तो यहां क्या है, इस बिंदु पर ये अभिसरित कर दिया। जिस बिंदु पर दोनों परावर्तित किरणें मिलती है दोस्तों, ये भी कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है, ये भी कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर दोनों परावर्तित किरणें मिलती है, उस बिंदु पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर क्या है, वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब किरणें वास्तव में मिली है, इसीलिए प्रतिबिंब की अगर हम प्रकृति की बात करें कि प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक बना है। किरणें कैसी मिली है, वास्तविक मिली है, यानी प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, नंबर 1। दूसरी बात, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, क्योंकि जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। और तीसरी बात अगर हम देखें तो प्रतिबिंब जो है वो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटा है, यानी प्रतिबिंब कैसा है, अत्यधिक छोटा है। कैसा है बच्चों, प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा है। आप इसको एक बार 2 बार अभ्यास करें, आपको याद हो जाएगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट दूसरी कंडीशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी 5 स्थितियां हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।